हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। ये है चैप्टर 1 का पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अब देखिए, जो कंट्रीज़ यहाँ पर नॉन अलाइंग मूवमेंट को फॉलो कर रही थी उन्हें क्या समझा जाने लगा, अनडेवलप्ड। सॉरी, यहाँ पर अनडेवलप्ड आएगा। ओके, अनडेवलप्ड एंड पुअर कंट्रीज। और ये समझा जाने लगा कि उन्हें डिपेंड होना पड़ेगा रिच कंट्रीज पर। तो क्या हुआ, 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक मीटिंग, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उन्होंने उन देशों के लिए जिनको अनडेवलप्ड समझा जाने लगा, अनडेवलप्ड एंड पुअर कंट्रीज, उनके लिए कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई। ओके, चलिए देखते हैं वो पॉलिसीज़ क्या क्या थी। ये कुछ पॉलिसीज़ थी जो उन लोगों ने बनाई उन देशों के लिए जो कि अनडेवलप्ड समझे जा रहे थे। अब सबसे पहला था कि जो कि अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो वो जो कि अपने नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन पर कंट्रोल कर पाएंगे। पहले क्या होता था, देखो, जैसे कि एक कंट्री है जो कि नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो कर रही थी और उसे अनडेवलप्ड समझा गया। ओके, तो फिर उसे एक आज़ादी दे दी गई कि जो आपके देश का, यानी कि जो कि आपका रिसोर्स, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर हैं उससे छीन नहीं सकती उसके रिसोर्सेस उसके पास ही रहेंगे। ओके, देन अगला आता है अनडेवलप्ड कंट्रीज विल हैव द एक्सेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, यहाँ पर डेवलप्ड और वेस्टर्न कंट्रीज एक ही बात है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ही ज़्यादातर डेवलप्ड थी और जो कि उनके लिए टेक्नोलॉजी है वो सस्ते दामों पर दी जाए। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। अब देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज्ड पार्टनरशिप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अनडेवलप्ड कंट्रीज की पार्टनरशिप को बढ़ा दिया। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए, 1961 में किसी ने भी इनके इकोनॉमिक मैटर्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 1970 के बाद जब ये मीटिंग हुई तो फिर इसके बाद जो कि हमारी 1972 में मीटिंग हुई, यहाँ पर लेट लिखना चाहिए, जो कि लेट 1970 में जो कि मीटिंग हुई है वो ये इसीलिए तो हुई थी ताकि जो कि इकोनॉमी है उन देशों की वो सुधारी जा सके। ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉन अलाइंग मूवमेंट ने जो कि अनडेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी को भी एनहेंस किया। ओके, यहाँ पर नाम का, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का एक और हमें एडवांटेज मिल जाता है। अब देखिए, जो कि हमारा इंडिया था वो नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो कर रहा था। ओके, नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो कर रहा था। तो क्या हुआ, जो कि जो कि कंट्रीज थी उनके बीच वो डिस्प्यूट सॉल्व कर रहा था। अब जो कि इंडिया जो कि नॉन अलाइंग मूवमेंट दोस्तों फॉलो कर रहा था ना, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, जो कंट्रीज थी जो अभी अभी डेवलप्ड हुई थी उनको क्या एक सहारा मिल गया ताकि वो इन दोनों के ये जो कि अलाइंसेस बन रही थी इन दोनों से बाहर रह सकें। ओके, आगे देखते हैं। अब इसके सपोर्टर्स, और एक और बात दोस्तों, जो कि इंडिया था उससे आ, ये कहा गया कि वो डरपोक है, उसने नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो किया। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मुँह ज़बानी ही आपको बता देता हूँ। ये कहा गया कि
इंडिया न्यूट्रल हो गया है बिल्कुल उस समय, यानी कि वो बिल्कुल भी मैटर्स में न्यूट्रलिज्म, यानी कि वो बिल्कुल भी मैटर्स में वो नहीं लेना चाहता, और उसके वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो हमारे मैटर्स में पड़े, इसलिए उसने नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रलिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मिलिट्री में, यानी कि लड़ाई वगैरह, मान लीजिए किसी किसी किन्हीं दो देशों में लड़ाई चल रही है, आप उस लड़ाई में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया हमारा इतना अच्छा देश है कि उसने दखल भी दिया और लड़ाई को शांत भी करवाया, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर न्यूट्रलिज्म था। और एक और बात कही जाती है आइसोलेनिज्म। ओके, ये ऑन नहीं हो रहा है, हो गया। आइसोलेनिज्म, तो फिर इसमें क्या था, इसमें भी सेम टू सेम वैसी ही बात है कि आप जो है ना एक दूसरे किसी भी इंटरनेशनल मामलों में नहीं पढ़ सकते हो। ओके, इंटरनेशनल मामलों में नहीं पढ़ना है आपको, और इंटरनेशनल मामलों में नहीं पढ़ना है, और उनको सॉल्व भी नहीं करना जो कि डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन आप जानते होंगे जो कि हमारे इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्या किया था, मीडिएटर बन के उनकी लड़ाई को शांत किया था। ओके, शांत करने की वैसे कोशिश की थी, लड़ाई तो आज तक उनकी चली रही है। आगे देखते हैं। अब जो कि सपोर्टर्स थे नॉन अलाइंग मूवमेंट के, उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि देखो इंडिया अब खुद फैसले लेने लगा है, मतलब इंडिया अब खुद पे डिपेंडेंट है, अब वो खुद खड़ा हो सकता है। ओके, और जो इंडिया ने जो दोस्तों काम किया है ना, वो बहुत बढ़िया काम किया। आगे नॉन अलाइंग मूवमेंट नहीं होता, क्या होता, सभी में लड़ाई, हर जगह लड़ाई छिड़ती, और फिर ये देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तो वैसी लड़ाई चलती रहती है। ओके, इस तरह से बहुत लड़ाई होती है अगर यदि ये नॉन अलाइंग मूवमेंट नहीं आता। और जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उनकी भी शायद इंडिपेंडेंस हो सकता था कि छिन जाती। ओके, अब जो कि इसके सपोर्ट में नहीं है, ओके, जो पॉइंट्स इसके सपोर्ट में नहीं है, वो क्या कहते हैं कि इंडिया डर गया था, इसकी वजह से उसने किसी भी इंटरनेशनल मैटर में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इंडिया ने हिस्सा भी लिया था और सबको शांत भी करवाया था। एंड देन 1971 में के अगस्त के महीने में यूएसएसआर के साथ इंडिया ने दोस्ती करी। वो भी किस लिए की थी कि जो कि हमारे डिस्प्यूट चल रहे थे बांग्लादेश के साथ, पहले बांग्लादेश के साथ जो हमारे चल रहे थे, उसको हमें चाहिए था डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था उनसे, ताकि हम बांग्लादेश को समझा पाए कि ऐसा ना करें। ओके, बांग्लादेश के साथ हमारे उस समय रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि आपने तो यूएसएसआर के साथ संधि कर ली, आप तो अब यूएसएसआर के संगठन में हो लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप नॉन अलाइंग मूवमेंट को फॉलो कर रहे हो। उन्होंने भी कह दिया कि जो ट्रीटी हम लोगों ने साइन की है ना, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इंडिया यूएस का फ्रेंड ही बन सकता है। समझ में आई? तो इसी तरीके से हुआ था। यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। और आपको क्या काम करना है, आपको ऐसे कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर भी करना है इस वीडियो को। ओके, यहीं पर आपका चैप्टर 1 ख़त्म होता है। तो फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे बाद में।